वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। पूरी दुनिया जंग में डूबी हुई थी और एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर जिसका नाम था H.K. मडवाल उत्तराखंड के एक उतुंगी पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। वो एक रिमोट फ्रीजिंग कोल्ड ट्रेल पर था, चामोली डिस्ट्रिक्ट हिमालयाज में। हवाएं तेज थी, जमीन पर बर्फ बिछी हुई थी 5029 मीटर की ऊंचाई पर। दोस्तों, 5029 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई का आधे से ज्यादा है, जहां ऑक्सीजन कम होती है, जहां हर एक कदम में सांस फूलती है, जहां नॉर्मल इंसान की बॉडी प्रोटेस्ट करने लगती है। और वो वहां अकेले चल रहा था। एक मोड़ आया रास्ते में और सामने उसने देखा एक नीली ठंडी छोटी सी झील को, और उस झील के किनारे दिखा हड्डियां, इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां बिखरी हुई सैकड़ों की तादाद में। रेंजर रुक गया, सांस रोक ली उसने। वो अंदर गया, देखा, छुआ, समझने की कोशिश की। कोई एक इंसान नहीं मरा था यहाँ पर, कोई 2 नहीं, कोई 10 भी नहीं, 100 से ज्यादा इंसान, शायद 800 या शायद उससे भी ज्यादा। एक खुली फ्रीजिंग ग्लेशियर झील में बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सैकड़ों लोगों की हड्डियां थी। पहले सवाल जो रेंजर के दिमाग में आया, वही सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, क्यों आए थे, और ये यहाँ मरे कैसे? यहाँ इस उत्तुंगी निर्जन जगह पर कौन था जो इन्हें यहाँ ले आया? रेंजर ने रिपोर्ट किया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इन्वेस्टिगेशन की। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से सब डर गए। कहीं ये मैसेकर की वजह से तो नहीं था, जापानीज या जर्मन एजेंट्स के हाथों? डीएनए टेस्ट किए गए। नहीं, एक्चुअली डीएनए टेस्ट बहुत बाद में किए गए। पहले तो बेसिक डेटिंग की गई और पता चला ये लोग काफी पुराने थे, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पुराने। केस फाइल बंद हो गई डिकेड्स के लिए। लेकिन झील ने अपना रहस्य नहीं छोड़ा। और फिर 2019 में एक डीएनए स्टडी आई, जो दोस्तों दुनिया भर के साइंटिस्ट को चौंका गई, क्योंकि जब उन्होंने डीएनए रिजल्ट्स देखे, उन्हें एक ग्रुप मिला जो इंडिया में नहीं होना चाहिए था, कभी भी नहीं, कैसे भी नहीं, किसी भी थ्योरी के हिसाब से नहीं। वो लोग कौन थे, यहाँ कैसे पहुंचे? और एक पुराने लोकगीत जो 1000 साल से ज्यादा से गाया जा रहा है, उसने ये सब का जवाब दे दिया जो साइंस ने 2019 में पूछा था। आज का एपिसोड दोस्तों रूपकुंड के रहस्य के ऊपर है, जब डीएनए ने एक पुराने गीत को सच साबित कर दिया। ये हकीकत थी या कल्पना? आज हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री प्लस मिस्ट्री में, जहां हम ढूंढते हैं वो सच जो इतिहास की तारों में खो गया है। आज का एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये एक साइंस स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक एंशिएंट हिमालयन देवी का गीत और मॉडर्न डीएनए लेबोरेटरी सब एक जवाब पे पहुंचे। और ये जवाब आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो चलिए, चाय बना लीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए और चलिए 5000 मीटर ऊपर रूपकुंड की तरफ। पहले इस जगह को समझना जरूरी है, क्योंकि रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है। उत्तराखंड चामोली डिस्ट्रिक्ट में गढ़वाल हिमालय में ये ट्रैक इतना मुश्किल है कि आज भी सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रैकर्स ही जाते हैं यहाँ तक, और वो भी सिर्फ सर्टेन मंथ्स में, जब बर्फ थोड़ी पिघल जाती है। रास्ता कैसा है यहाँ जाने का? तो लोहा जंग से शुरू करते हैं, एक छोटा सा विलेज जहां पे सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। पहले दिन डेंस जंगल, बुग्यल यानी हिमालयन मीडोज, जहां फूल खिलते हैं रंग बिरंगी ब्यूटीफुल। और दूसरे दिन ऊंचाई बढ़नी शुरू हो जाती है, हवाएं तेज होने लगती है, टेम्परेचर गिरने लगता है। तीसरे दिन अब कोई पेड़ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ पत्थर, बर्फ और एक एंडलेस ग्रे स्काई। और फिर एक आखिरी मोड़ के बाद आता है रूपकुंड। तो 3 दिन चलने के बाद आपको मिलता है रूपकुंड। दोस्तों, जो लोग यहाँ गए हुए हैं उनका कहना है पहली नजर में वो जगह आपको रोक लेती है। एक छोटी सी झील, शायद 40-50 मीटर डायमीटर, बिल्कुल घिरी हुई, 3 तरफ से पहाड़ों से और एक तरफ से एक स्टीप रॉकी स्लोप।
पानी ठंडा, इतना ठंडा कि तुम्हारे हाथ एक सेकंड में सो जाएंगे। और झील का रंग डीप टील, ऑलमोस्ट ब्लैक इन सर्टेन लाइट्स, जिससे जमीन में कुछ छुपाया हुआ है। और बर्फ के पिघलते वक्त जो दृश्य होता है वो दुनिया की सबसे अजीब दृश्य है। झील के किनारों पर और शैलो पानी में हड्डियां उभरती हैं। लिटरली ग्लेशियर आइस पिघलती है और अंदर से ह्यूमन स्केलेटन रिमेन्स सरफेस पे आते हैं। खोपड़ियां, हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, रिब्स, छोटे छोटे टूटे हुए पीसेस, और कुछ केसेस में अभी भी लेदर के जूते, वुडन बीड्स, कपड़ों के टुकड़े 5000 मीटर की एल्टीट्यूड पर फ्रीजिंग टेम्परेचर में ये चीजें सैकड़ों सालों से प्रिजर्व हो गई हैं। अब एक प्रैक्टिकल सवाल सोचते हैं। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, रूपकुंड तक पहुंचना कोई इजी टास्क नहीं है। आज 2026 में भी जीपीएस के साथ, गुड ट्रैकिंग गियर्स के साथ, एक्सपीरियंस्ड गाइड्स के साथ ये एक चैलेंजिंग मल्टी डे ट्रैक है। 1000 साल पहले, 500 साल पहले कोई मैप नहीं था, कोई वेदर फोरकास्ट नहीं था, कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी। तो ये जो लोग रूपकुंड तक पहुंचे थे वो डेलिबरेटली आए थे। वो किसी चीज के लिए इतने कमिटेड थे कि उन्होंने ये जर्नी की। क्या था वो मोटिव? इस सवाल का जवाब एक पुराने गीत में है जो कई सदियों से गाया जा रहा है हिमालयों में। एक लोक कथा है दोस्तों, नंदा देवी के श्राप की। उत्तराखंड में चामोली के पास के गांव में एक बहुत पुराना गीत गाया जाता है। इसका नाम है कांड। ये नंदा देवी का गीत है। ये गीत सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एक मेमोरी है, एक प्रिजर्व्ड अकाउंट है, एक ऐसी स्टोरी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से एक दूसरे तक पहुंची है। और इस गीत के अंदर एक कहानी है, बहुत पुरानी बात है। एक किंग था, राजा जसधावल। वो एक पावरफुल वेल्दी किंग था, एक हिमालय रीजन का, और उसकी रानी थी जो एक पुराने पिलग्रिमेज पर जाना चाहती थी, नंदा देवी राज जट यात्रा। दोस्तों यहाँ एक सेकेंड रुकिए। नंदा देवी राज जट यात्रा क्या है? ये उत्तराखंड की सबसे सेक्रेट, सबसे पुरानी और सबसे मुश्किल पिलग्रिमेज है। नंदा देवी उत्तराखंड की लोक देवी है, इस एंटायर रीजन की माता, इस जगह की सुप्रीम गॉडेस। नंदा देवी राज जट यात्रा हर 12 साल में एक बार होती है। हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। वो वीक्स लॉन्ग जर्नी करते हैं पहाड़ी रास्तों पर, ऊंची ऊंची एल्टीट्यूड्स पर। ये एक डीपली सेक्रेट इवेंट है जो आज भी होता है। राजा जसधावल की रानी नंदा देवी की राज जट यात्रा पर जाना चाहती थी। राजा भी राजी हो गया और एक बड़ी रॉयल यात्रा ऑर्गेनाइज हुई। राजा, रानी, सोल्जर्स, सर्वेंट्स, कुक्स, डांसर्स और म्यूजिशियंस। रुकिए, नंदा देवी राज जट एक सेक्रेट पिलग्रिमेज है, एक डिवोशनल जर्नी, एक टाइम ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रेयर और सरेंडर्स का। इस यात्रा में आप जाते हैं गॉडेस के सामने सिर्फ डिवोशन लेकर, अपनी भक्ति के साथ। लेकिन राजा जसधावल एक प्राउड, वेल्दी, पावरफुल किंग था। उसने इस यात्रा को एक रॉयल प्रोसेशन बनाया। डांसर्स लाए, नौटंकी लाए, एंटरटेनमेंट लाए, और नंदा देवी को ये पसंद नहीं आया। गीत में आगे कहते हैं, देवी नाराज हो गई इस रॉयल एरोगेंस से, इस डिसरिस्पेक्ट से, जो इस सेक्रेट पिलग्रिमेज में एंटरटेनमेंट लेके आया था। और देवी ने अपना प्रकोप दिखाया। आसमान में काले भयंकर बादल घिराए, ठंडक और तेज हो गई, और फिर आसमान से लोहे के गोले बरसने लगे। लोहे के गोले आसमान से, बहुत तेज, बहुत बड़ी, बहुत घातक। और उस रॉयल पोजीशन में एक भी इंसान बचा नहीं, सब खत्म हो गए। दोस्तों ये गीत 1000 साल पुराना है, जनरेशन से गाया जा रहा है इन गांव में। और लोगों ने सोचा ये सिर्फ एक लोक कहानी है, एक मिथ, एक मॉरल स्टोरी जो कहती है देवी का अपमान मत करिए। किसी ने सोचा ही नहीं कि ये गीत एक आई विटनेस अकाउंट हो सकती है। और फिर साइंस आई। नेशनल ज्योग्राफिक और हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने मिलके एक मेजर एक्सपीडिशन की रूपकुंड में, और वहां गए, सैंपल्स लिए, हड्डियां केयरफुली कलेक्ट की,
फोटोग्राफ्स लिए, मेजरमेंट्स किए और एक चीज इमीडिएटली क्लियर हो गई, इन लोगों के स्कल पे एक खास पैटर्न के फ्रैक्चर्स थे, राउंड ब्लंट इम्पैक्ट इंजुरी, जैसे किसी ने बहुत बड़े राउंड हार्ड ऑब्जेक्ट से ऊपर से सर पे मारा हो। एक बार नहीं, बार बार, मल्टीपल पीपल पे, सेम पैटर्न। पहली थ्योरी हेल स्टॉर्म। हिमालय में और स्पेसिफिकली इन रीजन्स में एक स्पेसिफिक टाइप की हेल स्टॉर्म्स होती है जो कैटास्ट्रोफिकली डेडली होती है। ओपन टेरेन में नो शेल्टर गोल्फ साइज बॉल या क्रिकेट साइज बॉल के हेल स्टॉर्म्स होते हैं। थ्योरी थी, एविडेंस था, लेकिन पूरी पिक्चर क्लियर नहीं थी। फिर आया 2019, नेचर कम्युनिकेशंस, एक टॉप टियर साइंटिफिक जर्नल के थ्रू एक मेजर डीएनए स्टडी जिसमें 38 इंडिविजुअल्स के स्केलेटन रिमेन्स एनालाइज किए गए जीनोम वाइड डीएनए एनालिसिस के थ्रू। ये दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव रूपकुंड स्टडी था। रिजल्ट आए और रिसर्चर्स लिटरली एक दूसरे के मुंह ताकने लगे, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वो नहीं मिला, जो मिला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। रिसर्चर्स ने पाया इन 800 लोगों की मिक्स्ड पॉपुलेशन में 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप थे। पहला ग्रुप साउथ एशियन एंसेस्ट्री, नॉर्थ इंडियन जेनेटिक, प्रीडोमिनेंटली रेडियोकार्बन डेटिंग 9-10 सेंचुरी सीई, यानी कि रफली अराउंड 1000 से 1200 साल पहले। ये लोग वो थे जो इस रीजन के थे, पिलग्रिम थे, लोकल्स थे, हाई कास्ट इंडियंस थे। ये सब बातें हमें जेनेटिक मार्कर्स ने बताया। डाइट एनालिसिस, राइट, व्हीट, लोकली ग्रोन क्रॉप्स, इंडियन डाइट, ये एक्सपेक्टेड था, वो सब सेंस में थे। दूसरा ग्रुप था एक अलग एंसेस्ट्री, अलग जेनेटिक्स। डेट थी 17 से 20वीं सेंचुरी सीई, ज्यादा रिसेंट, और ये जेनेटिक्स ईस्टर्न मेडिटेरियन यानी ग्रीस, टर्की। दोस्तों, रूपकुंड लेक चामोली उत्तराखंड इंडिया में है, 5029 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ ईस्टर्न मेडिटेरियन एंसेस्ट्री वाले लोग 17 से 20वीं सेंचुरी में कैसे पहुंचे? और ये सिर्फ एक इंसान नहीं था, 14 इंडिविजुअल, सब ईस्टर्न मेडिटेरियन एंसेस्ट्री के, सब जेनेटिकली होमोजेनियस, मतलब वो लाइकली एक ही कम्युनिटी से आए थे, एक ही रीजन के लोग थे। उनका डाइट एनालिसिस भी किया गया और डाइट में मेडिटेरेनियन सिग्नेचर था, व्हीट वैरायटीज जो इंडिया में नहीं मिलती, मरीन डिराइव्ड प्रोटीन, वो इंडिया आए, लेकिन उन्होंने अपना फूड पैटर्न तब भी मेंटेन किया हुआ था। एक छोटा सा थर्ड ग्रुप भी था, साउथ ईस्ट एशियन एंसेस्ट्री का, सिर्फ एक इंडिविजुअल, अलग स्टोरी, अलग टाइम, अभी वो रहस्य और डीपर है। लेकिन मैं 3 सवालों पे आना चाहती हूँ। पहला, मेडिटेरेनियन लोग रूपकुंड तक पहुंचे कैसे? दूसरा, वो वहां क्यों आए? तीसरा, वो सब एक साथ एक ही इवेंट में कैसे मरे? ग्रीस से हिमालय, या ये कैसे मुमकिन था? ये 17 से 20वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में था कि इस वक्त इंडिया और मेडिटेरियंस के बीच में ट्रेड रूट्स था, ब्रिटिश एम्पायर था, सिल्क रूट के रेमनेंट्स भी थे। तो कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि थ्योरी नंबर 1 कहती है पिलग्रिम्स जो कन्वर्ट हो गए या लोकल गाइड से आए, पिलग्रिम्स जो कन्वर्ट हो गए या लोकल गाइडेंस से आए। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं मेडिटेरेनियंस के कुछ मर्चेंट्स या कुछ एडवेंचरर्स इंडिया आए, इंडिया में रहने लगे, धीरे धीरे इंडियन कल्चर में इंटीग्रेट हुए और नंदा देवी रथ जट पर लोकल पिलग्रिमेज के साथ चले गए। ये पॉसिबल है, लेकिन 14 जेनेटिकली होमोजेनियस मेडिटेरेनियन पीपल जो क्लियरली एक ही कम्युनिटी से थे, एक साथ एक रिमोट हिमालय लेक पर, ये 1-2 लोग की बात नहीं है, 14 लोग। थ्योरी नंबर 2 कहती है एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जो डेलिबरेटली आया था। कुछ रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड पिलग्रिमेज ग्रुप हो सकता है जो स्पेसिफिकली मेडिटेरेनियन से आया था इंडिया के एक सेक्रेट जर्नी के लिए। 17 to 20th सेंचुरी में यूरोपियंस, ट्रेवलर्स, मर्चेंट्स, एडवेंचरर्स इंडिया आते थे। कुछ डीपली स्पिरिचुअल लोग जो सेक्रेट साइट्स एक्सप्लोर करते थे, वो भी इंडिया आते थे। क्या किसी ऐसे ग्रुप ने नंदा देवी रथ जट के बारे में सुना था और पार्टिसिपेट करने आए थे? पॉसिबल है, लेकिन ये भी फुल्ली कंफर्म नहीं है। थ्योरी नंबर 3 कहती है जो सबसे अनसेटलिंग है,
क्या अगर ये मेडिटेरियन लोग एक अलग रीजन से आए थे? कुछ रिसर्चर्स नोट करते हैं इस स्पेसिफिक जेनेरिक प्रोफाइल के लोग एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ ग्रीस और क्रीट से मैच करते हैं। वो रीजन हिस्टोरिकली एक स्पेसिफिक रिलीजियस पिलग्रिमेज ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है। क्या एक मेडिटेरियन स्पिरिचुअल ग्रुप ने अपनी पिलग्रिमेज का फाइनल डेस्टिनेशन हिमालय में डिसाइड किया था? ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई ग्रीक या ऑटोमन रिकॉर्ड नहीं मिले हैं जो एक ऐसे ग्रुप के हिमालय जाने का मेंशन करते हो। दोस्तों, ये मिस्ट्री 2026 में भी रिजॉल्व नहीं हुई है और शायद यही इस जगह की सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन एक सवाल और है जो सबसे बड़ा है, ये लोग मरे कैसे? और इसी सवाल पे वो पुराना लोकगीत और मॉडर्न साइंस एक ही आंसर पे पहुंचते हैं। अब वापस जाते हैं उस गीत पर। आसमान से लोहे के गोले बरसे। साइंस वालों ने स्कल फ्रैक्चर देखा, राउंड ब्लंट हाई वेलोसिटी इंपैक्ट ऊपर से, और उन्होंने सोचा हेल स्टॉर्म्स। दोस्तों, आप इमेजिन करो, रूपकुंड के टेरेन पर एक खुला बेसिन शेप्ड एरिया, 3 तरफ से पहाड़ों की दीवारें, कोई पेड़ नहीं, कोई छत नहीं, कोई शेल्टर नहीं, कुछ भी नहीं। हिमालय में इस स्पेसिफिक ज्योग्राफी में एक फिनोमेनन होता है, सराउंडिंग वार्म एयर सडनली कोल्ड एयर से क्लैश करती हैं और कैटास्ट्रॉफिक लोकलाइज्ड हेलस्टॉर्म्स फॉर्म होते हैं। इस रीजन में डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जब हेलस्टॉर्म इतने बड़े थे कि क्रिकेट बॉल साइज के और इतनी वेलोसिटी से गिरे कि मेटल डेंट हो जाए। अब सोचिए, एक इंसान 5000 मीटर पे ओपन टेरेन में, कोई शेल्टर नहीं है और आसमान से क्रिकेट बॉल साइज के हेलस्टॉर्म गिरने लग रहे हैं। एक भी बचने का रास्ता नहीं। वो लोहे के गोले नहीं थे, वो बर्फ के गोले थे, लेकिन रिजल्ट वही था जो गीत ने बताया। दोस्तों, एक पुराना गीत, एक लोक कहानी, एक हिमालयन देवी का सुपरनैचुरल पनिशमेंट की स्टोरी और एक मॉडर्न डीएनए और फॉरेंसिक स्टडी, दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही जगह पहुंचे। यहां एक चीज कहना चाहती हूं जो मेरे दिल से आती है। जब लोगों ने वो लोकगीत पहली बार सुना, किसी ने नहीं सोचा था कि ये लिटरल है, लोहे के गोले आसमान से, देवी का श्राप, मैथोलॉजी है। लेकिन वो गीत एक प्रिजर्व्ड आई विटनेस अकाउंट था, एक ऐसी स्टोरी जो तब से गाई जा रही है जब कोई लिटरेसी नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था, कोई न्यूज़पेपर नहीं था। वो गीत एक ह्यूमन मेमोरी डिवाइस था और यही तो है सनातन ट्रेडिशन की शक्ति। हम ये नहीं कहते कि साइंस और सनातन अलग अलग हैं, हम ये कहते हैं कि वो दोनों एक ही सच है, अलग जुबान में बोल रहे हैं। साइंस की जुबान में हेल स्टॉर्म इंड्यूस्ड ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, देवी के गीत की जुबान में लोहे के गोले बरसे। और एक लेयर भी है, वो गीत कहता है राजा की पार्टी में डांसर्स और एंटरटेनमेंट्स आए थे पिलग्रिमेज पर। डीएनए स्टडी ने कंफर्म किया मेडिटेरेनियन ग्रुप अलग कम्युनिटी के थे, वो अलग थे, वो आउटलेयर थे। क्या वही थे जो गीत में इनअप्रोप्रिएट एडिशन के रूप में डिस्क्राइब होते हैं? हम नहीं जानते और शायद यही इस रहस्य की ब्यूटी है, हकीकत या कल्पना। देवी का श्राप तो ऑब्वियसली एक मेटाफर होगा साइंस की नजर में, लेकिन क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट इवेंट, एग्जैक्ट मेथड ऑफ डेथ, 1000 साल पुराना गीत और एक 2019 की डीएनए स्टडी, दोनों ने डिस्क्राइब किया? मैंने तो बस एक सवाल पूछा है, आप जवाब सोचिए। तो ये था रूपकुंड, एक झील जहां 800 लोगों की हड्डियां हैं, एक लोकगीत जो उनकी मौत पे जवाब दे रहा था 1000 साल से, एक डीएनए स्टडी जिसने बताया वहां मेडिटेरियन लोग थे जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी तक, और एक फॉरेंसिक फाइंडिंग कि वो मरे आसमान से गिरे लोहे के गोलों की वजह से। दोस्तों, मैं जब भी इस स्टोरी के बारे में सोचती हूँ, मुझे एक चीज बहुत डीपली फील होती है। वो लोग जो रूपकुंड तक गए थे, चाहे वो इंडियन पिलग्रिम्स हो, चाहे वो मेडिटेरियन ट्रेवलर्स हो, वो सब किसी चीज में बिलीव तो करते थे, इतना कि दुनिया की सबसे डेंजरस पिलग्रिमेज पर बिना किसी गारंटी के चले गए। उनका वो बिलीफ उनकी जान ले गई, लेकिन उनकी स्टोरी 1000 साल के बाद भी गाई जा रही है। आज भी चमोली के गांव में वो गीत गाया जाता है।
आज भी नंदा देवी जट होती हैं हर 12 साल में। आज भी वो झील उनकी हड्डियों को समेटे वहीं खड़ी है। कुछ चीजें हैं जो टाइम से परे रहती हैं, बिलीव्स, स्टोरीज, मेमोरीज, और शायद नंदा देवी की ये झील एक रिमाइंडर है कि कुछ रहस्य सिर्फ रहस्य रहने चाहिए। आज का सवाल कमेंट में बताइए, आप क्या मानते हैं, देवी का श्राप या नेचुरल हिल स्ट्रोक? और सबसे बड़ा सवाल, वो मेडिटेरियन लोग रूपकुंड तक कैसे आए, उनकी थ्योरी क्या है आपकी नजर में? और एक पर्सनल सवाल, क्या आपने कभी रूपकुंड का ट्रैक किया है या करना चाहते हैं? जेन्युइनली सुनना चाहती हूँ ये। एक काम और करिए, इस एपिसोड को किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर कीजिए जो इंडिया के एंशिएंट स्टोरीज को सिर्फ मैथोलॉजी कहता है। उन्हें ये डीएनए स्टडी दिखाइए, उन्हें वो लोकगीत सुनाइए, फिर बात करिए। मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा, आपकी को एक्सप्लोरर इस पुरानी रहस्यमय और बहुत गहरे सच के सफर में। मिलते हैं अगली बार एक और हकीकत के साथ। तब तक जय मां नंदा देवी, जय भारत, नमस्ते।